है रामकिशन, जो गरीब और अनाथ है, और ये जमींदार के खेतों में मजदूरी करता है, जिससे इसे 2 वक्त की रोटी मिलती है। शाम को खेतों का काम खत्म करके रामकिशन अपने घर की ओर चल देता है। और काका कैसे हो? ठीक हूँ बेटा। रामकिशन घर पहुंचकर अपने छोटे भाई राममनुज को आवाज लगाता है। हाँ भैया, बोलो, आज आप मेरे लिए क्या लेकर आए हो? आज कुछ खाने के लिए लाए हो या नहीं? नहीं मेरे भाई, आज कुछ नहीं लाया हूँ। आज पैसे नहीं थे। कल जब मालिक पैसा देगा तो कल हम दोनों भाई बाहर चलेंगे। आज जो घर में है उसे ही खा पी कर सो जाओ। अगले दिन रामकिशन खेत का काम खत्म करने के बाद मालिक के घर की ओर चल देता है। मालिक, मालिक। हाँ रामकिशन, आओ बैठो और बताओ खेतों का काम कैसा चल रहा है। मालिक, खेतों का काम खत्म हो गया है। पूरे खेतों में बीज डल गया है, बस अब पानी लगाना बाकी है। अच्छा रामकिशन, तो तुमने बताया नहीं कि तुम यहाँ क्यों आए हो? मालिक, मैं कह रहा था कि मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है, तो अगर कुछ पैसे मिल जाते तो अच्छा होता है। जरूर रामकिशन, तुम यही रुको, मैं अभी आता हूँ। ये लो रामकिशन, और हिसाब बाद में कर दूंगा, तो अपने पूरे पैसे ले लेना। जी मालिक, अब मैं चलता हूँ। प्रणाम मालिक। इसके बाद रामकिशन खुशी खुशी अपने घर की ओर चल देता है। रामकिशन घर पहुंचकर अपने भाई राममनुज को सारी बात बताता है और उसको साथ लेकर बाजार की तरफ चल देता। आओ भाई, सब्जी ले लो, एकदम ताजी और सस्ती सब्जी है। बताओ भाई, क्या तोलूं? भाई, आलू क्या भाव लगाया और गोभी कितने में दे रहे हो? अरे ले लो साहब, कहाँ ज्यादा महंगा थोड़ी है साहब। आलू बस 14 रुपए किलो और गोभी 15 रुपए। फूल ले लो साहब, टमाटर भी ले लो, मात्र 60 रुपए किलो। टमाटर का रेट थोड़ा कम हो गया है, ले लो, नहीं तो 80 रुपए किलो था। भैया, मुझे तरबूज भी चाहिए, प्लीज ले दो ना। अच्छा भाई, तरबूज क्या लगाया? ले लो साहब, तरबूज मात्र 70 रुपए किलो। अच्छा भाई, सब आधा आधा किलो पैक कर दो। ठीक है साहब, ये लो। इसके बाद दोनों भाई वहाँ से सब्जी लेकर चल देते हैं। रास्ते में राममनुज जलेबी के दुकान पर रुक जाता है और जलेबी के लिए जिद करने लगता है। अच्छा रुक जा मेरे भाई, दिला रहा हूँ जलेबी। भाई, जलेबी कैसे दे रहे हो? जलेबी 100 रुपए किलो और 30 रुपए पाव। भाई, लेकिन मेरे पास तो 90 रुपये ही हैं। क्या आप 1 किलो जलेबी दे सकते हो? जाओ, यहाँ से नहीं दे सकता। 90 रुपए किलो जलेबी। तुम गरीब लोग के पास जब पैसे नहीं होते तो जलेबी खाने की इच्छा क्यों रखते? तानी कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर। दोनों भाई जलेबी वाले से ताना सुनकर अपने घर की ओर चल देते हैं और इस पर राममनुज कहता है, भैया, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से ही आपको इतनी बेइज्जती करवानी पड़ी। भैया, मुझे पता नहीं था कि आपके पास पैसे नहीं हैं। मुझे लगा आपके पास पैसे होंगे, इसीलिए मैंने आपसे जलेबी की मांग की। कोई बात नहीं छोटे, हम लोगों की किस्मत ही खराब है। बचपन में माँ बाप हमें छोड़कर चले गए और अब ये गरीबी हमें चैन से नहीं जीने दे रही है। कर ही क्या सकते हैं, यही हमारी फूटी किस्मत है। अगले दिन रामकिशन जब काम पर चलने लगता है तो उसका भाई भी उसके साथ जाने की जिद करने लगता है। अच्छा मेरे भाई, जब तू इतना जिद कर रहा है तो चल, लेकिन वहाँ कुछ भी गड़बड़ मत करना और वहीं पर शांति से बैठना। ठीक है भैया। अब खेतों में रामकिशन काम करने लगता है और राममनुज खेत के किनारे पर बैठ जाता है और दोनों भाई अपने जीवन के दुख और सुख के बारे में बातें करने लगते हैं। इससे साफ साफ झलक रहा था कि दोनों भाइयों में कितना गहरा प्रेम है। अब उन दोनों का जीवन ऐसे ही कटने लगता है। रामकिशन खेतों में काम करता और राममनुज खेतों के किनारे पर बैठा रहता और दोनों आपस में बातें करते रहते। तभी एक दिन मालिक और उसकी बेटी अचानक खेत में आ जाते हैं। अरे मालिक, आप और खेत में क्या हुआ? मालिक, मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? अगर मुझसे गलती हो गई हो
तो क्षमा कर देना, या फिर मेरे भाई ने कुछ गलती कर दी है। अरे नहीं नहीं रामकिशन, ऐसी कोई बात नहीं है। तुमने कोई गलती नहीं की है और ना ही तुम्हारे भाई ने कोई गलती की है। मैं तो बस घर पर खाली बैठा था तो सोचा कि खेत ही घूमाऊं, समय भी व्यतीत हो जाएगा और खेत भी घूम लूंगा। जी मालिक, आप दोनों खेत घूम लीजिए, तब तक मैं खेतों का काम करता हूँ। अरे रामकिशन, खेतों का काम तो होता रहेगा। आओ तुम मेरे साथ। तुम पहले मुझे ये बताओ कि खेतों काम कहाँ तक पहुँचा और खेतों में बीज डल की नहीं? सेठ जी, खेतों में बीज डल गई हैं और खेतों में अब बस पानी लगाना बाकी, और पानी भी कल लग जाएगा। इधर राम किशन मालिक को खेत दिखाने लगता है और वही दूसरी तरफ चित्रू, जो राम किशन से ईर्ष्या करता था, वो लगी हुई फसल को जल्दी जल्दी सारी फसल को नष्ट कर देता है और मन ही मन खुश होता है और कहता है, आज पता चलेगा इस राम किशन के बच्चे को, ये बहुत अच्छा बना फिरता है मालिक के नजर में। अब जब मालिक ये फसल को बर्बाद हुआ देखेगा तो आज पक्का राम किशन को काम से निकाल देगा, क्योंकि इस खेत की जिम्मेदारी मालिक ने उसे ही दी थी। और जब राम किशन यहाँ नहीं रहेगा तो मालिक की नज़र में मैं भी अच्छा बन जाऊंगा, और तब मैं अपने बेटे की साड़ी मालिक के बेटी से कराऊंगा। अच्छा रामकिशन, ये सब खेत तो ठीक है, लेकिन तुमने मुझे वो खेत नहीं दिखाया जिसमें फसल लगी हुई थी। उस खेत को भी दिखाई भाई। हाँ मालिक, चलिए वो खेत भी दिखा देता हूँ। इधर जब राम किशन और मालिक फसल को देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और मालिक अपना सिर पटकने लगता है। राम किशन, तुमने ये ठीक नहीं किया है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? राम किशन, मैंने तुमको इस खेत की जिम्मेदारी थी, तुम खेत संभाल तक नहीं पाए। नहीं मालिक, ये सब कैसे हुआ मुझे पता नहीं मालिक। मैं खेत में ही अभी आज सुबह देखा तो ठीक ही था मालिक, मुझे माफ़ कर दो। माफ कर दूं? माफ करने की तो बात मत कर। तूने ये सब जानबूझकर किया है। मुझे तो लगता है तू मुझे मूर्ख बनाकर खेत में न रहकर तू गांव में घूमता है। अब बस बहुत हुआ, तू अभी यहाँ से निकल जा। खेत में खरी खोटी सुनने के बाद मालिक गुस्से से घर आता है और अच्छा राम किशन, तो तुम इस घर में चैन से बैठे हो इस वक्त, इस घर से निकल जाओ। मैं तुम्हारा ये घर भरपाई के रूप में हड़प रहा हूँ। नहीं मालिक, मेरे साथ ऐसा मत करो। हम दो अनाथ भाई, कहाँ जाएंगे हम? पर कृपा करो मालिक। लेकिन मालिक उनकी एक नहीं सुनता है और उन दोनों को घर से निकाल देता है। भैया, अब हम कहाँ रहेंगे? अब तो हम अनाथ होने के साथ साथ बेघर भी जो गए हैं। छोटे, तू चिंता मत कर, मैं कहीं न कहीं रहने का इंतजाम कर लूंगा। हम ये गांव छोड़कर जंगल चले जाएंगे और वही कोई छोटी मोटी कुटिया रह लेंगे। दोनों भाई जंगल में पहुंचकर एक छोटी सी कुटिया बनाते हैं और उसी में रहने लगते हैं। अगले दिन राम किशन लकड़ी काटने के लिए जंगल में चल देता है। राम किशन लकड़ी काटकर उसे बेचने बाजार जाता है और वहाँ उसकी सारी लकड़ी बिक जाती है। राम किशन को लकड़ी बेचकर जो पैसे मिलते हैं उससे वो अपने भाई के लिए कुछ लेने के लिए दुकान पर जाता है। भैया, ये सब कैसे दे रहे हो? और केले कितने रुपए दर्जन है? भाई साहब, सेब 70 रुपए किलो है और केले 50 रुपए दर्जन। आपको क्या चाहिए? कितना सेब तो लो। भैया, आधा किलो सेब दे दो और आधा दर्जन केले दे दो। राम किशन बाजार से सारा सामान लेकर घर की ओर चल देता है और मन ही मन सोचता है, आज मेरा भाई ये सब देखकर खुश हो जाएगा। छोटे छोटे देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। क्या है भैया, क्या हुआ? क्या लेकर आए हो आज? कुछ खाने के लिए लाए हो क्या? हाँ छोटे, आज मैं तेरे लिए खाने के लिए केले और सेब लेकर आया हूँ। लेकिन भैया, आप ये कहाँ से लाए हो और आपको पैसे कहाँ से मिले? छोटे, तू ये सब मत पूछ, बस तू खा और सो जा, कर मैं फिर से लेकर आऊंगा। बेटा, घर में कोई है तो दरवाजा खोलो बेटा। छोटे, देख तो जरा कौन है बाहर। इसके बाद वो आदमी अंदर आता है। चाचा जी, आप कौन हो और आप इस जंगल में क्या कर रहे हो? तुम यहाँ कैसे आए?
बेटा मुझे माफ कर दो जो मैंने अचानक तुम्हारा दरवाजा खटखटा दिया। बेटा मैं इस जंगल में भटक गया हूँ। मैं बगल के गांव में रहता हूँ। अरे कोई बात नहीं दादाजी, आप बैठिए आराम से। बेटा मुझे माफ करना, लेकिन क्या मुझे कुछ खाने के लिए मिल सकता है? बहुत तेजी से भूख लगी है। अरे कोई बात नहीं, आप ये लो और उसे खा लो। मेरे पास आपको देने के लिए और कुछ नहीं है। बेटा अगर इसे मैं खा लूंगा तो आप क्या खाओगे? आप खा लो, हमारी क्या बात है। हमारी तो वैसे भी भूखे सोने की आदत पड़ गई है। और ऐसा कहते ही एक जोरदार रोशनी चमकती है और वो गरीब बूढ़ा एक देवता के रूप में प्रकट हो जाता है। बालक, मैं तुम्हारी ईमानदारी और दयालुता से प्रसन्न हुआ। तुमने हमें बिना पहचाने अजनबी और असहाय व्यक्ति को शरण दिया। तुमने हमें भोजन दिया और खुद नहीं सोचे कि तुम दोनों क्या खाओगे। हे देव, आप कौन हो? हम आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। बालक, हम तुम्हारे स्वभाव और दयालुता से प्रसन्न हैं। मांगो वत्स, तुम्हें क्या चाहिए? हे भगवान, हमें एक अच्छा सा घर दे दो जिसके छत से पानी न टपके, और हमें इतना धन और जायदाद दे दो जिससे मैं और मेरा छोटा भाई खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर सके और गरीब और असहाय लोगों की मदद कर सके। और राम किशन के इतना कहने पर देवता हंसकर कहता है, बस राम किशन, तुम्हें इतना ही चाहिए, ये अभी लो। और इतना कहकर वो देवता अपना हाथ हवा में हिलाता है और तुरंत वो छोटी सी झोपड़ी एक महल के रूप में बदल जाती है और वो देवता गायब। उसके बाद दोनों भाई खुशी खुशी उस महल में रहने लगते हैं और गरीबों को दान करना नहीं छोड़ते हैं।